मगर 2 अप्रैल को कुछ ईश्वर को कुछ और भी मंजूर था। 2 अप्रैल को ईश्वर ने मेरे पास मेरे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन को भेजा। सुबह 11 बजे सर्जन साहब आए, बोले प्रसन्न कुमार तुम्हारा आज ट्रांसप्लांट है। मैंने कहा सर क्या कल छुट्टी है क्या? नहीं, बोले आपका कैडेवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। कैडेवर मतलब? तो बोले किसी मरे हुए बंदे की किडनी आई है, वो तुम्हें देनी है। उनका ठीक है दे दो। अभी वो जाना था कि उस दिन कैडेवर ट्रांसप्लांट अगर लिखा है तो लोग कदावर ट्रांसप्लांट पढ़ते थे। मतलब कैडेवर क्या होता है वो किसी को पता ही नहीं था। उस जमाने में मेरा कैडेवर ट्रांसप्लांट हुआ। कैडेवर ट्रांसप्लांट का जब तय किया तब जो अपने को पेशेंट होते हैं ना, वो सारे डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर होते हैं, वो सब कहने के लिए आ गए कि प्रसन्न कुमार कि कैडेवर की किडनी मत लो, ये मरे हुए की किडनी अगर लेते हैं तो आप भी मर जाओगे। मैंने कहा ठीक है, कल मरता है तो आज मरूं, मुझे अभी तो यही किडनी लेनी है। जब मैंने तय कर लिया कि मुझे कैडेवर की ही किडनी लेनी है तो मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सका। बाद में मैंने मेरे परिवार को सब समझाया तो वो सब समझ गए। मेरे परिवार के सारे लोग दवाई लेने चले गए। ट्रांसप्लांट की जो दवाई होती थी वो लेने चले गए। उस जमाने में दवाई लेने जाना पड़ता था, आज की तरह सीधे ओटी में नहीं आती थी। तो वो मेरे परिवारजन सारे दवाई लेने चले गए और मैं डायलिसिस में चला गया। ट्रांसप्लांट के पहले डायलिसिस होता है, वो शायद आपको पता भी होगा। डायलिसिस से जब बाहर आया तब सीधा ओटी में ले गए और मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं बाहर आया तो देखा तो मैं अभी जो मुझे पेशाब नहीं हो रही थी, जो मुझे बीपी की तकलीफ थी, वो बहुत सारी कम हो चुकी थी। पेशाब तो पूरी तरह होने लगा था। एक रात में 5 लीटर पेशाब हुआ था, जो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा ये कहना है कि ये प्रक्रिया किसी की कम किसी की ज्यादा सभी की जिंदगी में आती है। किसी का डायलिसिस ज्यादा समय चलता है, किसी के डायलिसिस किए बगैर ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। ट्रांसप्लांट होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइव करना, लंबे समय के लिए सर्वाइव करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप कहोगे कि सर्वाइव करना है बड़ी बात है, तो वो तो मानते हुए आप, पर वो कैसा है? जब मैंने 22.5 साल निकाला तो आपके लिए तो बहुत लंबा समय हो गया। तो वीरेंद्र साहब की बात करूं तो मेरे लिए उनके 30 साल भी बहुत बड़े हो गए। इस मुकाम पर कैसे पहुंचते हैं? तो जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं और हाईवे पे चल देते हैं और हमारे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कितनी दूरी तक चले जाते हैं वो बहुत कम समय में। जब वहां पहुंचने के बाद पता चला कि हम 500 किलोमीटर आ गए, 700 किलोमीटर आ गए या 1000 किलोमीटर आ गए। मगर ये हाईवे का सफर होता है ना, वो एकदम सुहाना नहीं होता है। उसमें भी कहीं पर स्पीड ब्रेकर आते हैं। जब भी हम स्पीड ब्रेकर आता है तब हमारी गाड़ी को हम धीमी करते हैं, हमारी गति को हम कम करते हैं। जब हमारी गति को कम करते हैं तब जाके वो स्पीड ब्रेकर को हम क्रॉस करते हैं। अगर उस स्पीड ब्रेकर को हमने क्रॉस करते वक्त अगर हमारी गति धीमी नहीं करी तो हो सकता है कि आगे का सफर हमारा हो ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमें लंबे सफर के लिए जाना है तो हमें हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखना है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां क्या लेनी है, किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, वो सारे तो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट या हमारे डॉक्टर्स हमें बताते ही हैं और हमने उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। मगर बात यह है कि मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बनाए रखना, यही हमारा एक उत्तरदायित्व है। क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ हमारे प्रति नहीं है, हमारे परिवार के प्रति भी होता है। अमित जी, मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हेलो हेलो अमित जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ प्रसन्न जी, आ रही है आपकी आवाज सभी लोगों को। हाँ, मैं एक एक्सरसाइज सभी को करवाता हूँ। जिनका हाथ अगर पहले उठता है उनको आप आमंत्रित कीजिएगा मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए, हम सभी को गिनती आती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा हम गिनती कर सकते हैं। अभी कोई एक व्यक्ति ऐसा सामने आए जो 1 से 10 तक गिनती मुझे करके दिखाए, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। सॉरी एक बार रिपीट करें क्वेश्चन प्रसन्न जी, सॉरी। 1 से 10 तक की गिनती आप में से किसी एक को बोलनी है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा 10 ठीक है, मैं बोलने को तैयार हूं। कोई एक, हाँ कोई एक बोल के बताइए मुझे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। आपने 1 से 10 तक गिनती कर ली, आपको कोई दिक्कतें पेश आई? नहीं। नहीं पेश आई, क्योंकि आप हाईवे पर चल रहे हो। अच्छा। अभी अगर 3 है, उसकी जगह मैं बोलता हूँ कि आप चूहा बोलो। 14। 5 है, चूहा, रेट। ओके। हाँ। हाँ अच्छा। 5 है, उसकी जगह आप कैट बोलिए। और जी 7 है, उसकी जगह डॉग बोलिए। अब वो जी। गिनती दोबारा दोहराइए आप। 1 2 रैट, 4 कैट, 6 डॉग, 8 9 10। देखिए, आप ये गिनती बोल गए पर बीच बीच में रुके ना। बस हम्म। यही हमारे जीवन में स्पीड ब्रेकर है। वाह। अगर इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने की हमने अगर प्रैक्टिस कर ली है, तो हम बखूबी दूर तक आराम से पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह की दिक्कतें पेश नहीं आती। वो प्रैक्टिस कैसी होती है? तो देखिए, आप बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा 3 को रिप्लेस करो, 3 को रिप्लेस करो कैट के डॉग रेट के साथ, 5 को रिप्लेस करो कैट के साथ, और 7 को रिप्लेस करो डॉग के साथ। आपने वो भी बोल लिया, पर बीच में रुकते रुकते बोला, जो पहले की गति से आप नहीं बोल पाए। अभी देखिए, प्रैक्टिस करने के बाद कैसा होता है। 1 2 रेड 4 कैट 6 डॉग 8 9 10। पता ही नहीं चला बम कब आया और कब चला गया, और ना तो गिरा, पर गंतव्य स्थान तक अचूक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना है। अगर हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो सबसे बड़ा इसका प्रभाव यह पड़ता है कि हमारा ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप हमारा नहीं बढ़ता है। और सीधी सीधी बात है, ब्लड प्रेशर हमारे किडनी को डैमेज करता है, ये हमें सबको पता है। पर वो कंट्रोल में रखना ज्यादातर हमारे ही वश में होता है। अभी मानसिक संतुलन बनाए रखने के बाद मैं दूसरा एक टॉपिक लेता हूं कि आपको तय करना है, आपको मतलब पेशेंट को तय करना है कि उसे अच्छा होना है। ज्यादातर पेशेंट तय करते ही नहीं कि मुझे अच्छा होना है, और उन्हीं पेशेंट को सारी दिक्कतें आती है। अभी देखिए कैसे तय करना है, कि जैसे 2008 में 10.5 साल के बाद मुझे एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है लिम्फोसिल। लिम्फोसिल किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद 5 साल के भीतर 25% पेशेंट को हो जाती है, और वो पेशेंट थोड़े बहुत इलाज के बाद अच्छे भी हो जाते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा समय के बाद, विश्व में सबसे ज्यादा समय के बाद 10.5 साल के बाद लिम्फोसिल हुआ, और वो रिकवर आज तक नहीं हुआ है। मगर लिम्फोसिल में क्या होता है कि हमारे पेट में पानी जमा हो जाता है, और उसकी वजह से शरीर में मतलब पेन बढ़ जाता है। अभी इस पेन का एक ही इलाज है कि जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है वहां से पानी को एक्सटर्नल ड्रेनेज के जरिए बाहर निकालना। तो उसी तरह मेरा एक्सटर्नल ड्रेनेज से पानी बाहर निकालते गए। जब एक्सटर्नल ड्रेनेज से पानी बाहर निकलने लगता है, तो हमारे ऑर्गन प्रॉपरली काम करने शुरू हो जाते हैं, और हीलिंग आ जाता है। पर मेरा हीलिंग आ ही नहीं रहा था, वो पानी की मात्रा कम हो ही नहीं रही थी। पानी की मात्रा हर रोज 2 से 2.25 लीटर निकल ही रही थी। अभी जब पानी की मात्रा कम हो ही नहीं रही है, तो 15 दिन गए, लोगों को ज्यादातर 15 दिन में अच्छा हो ही जाता है, किसी किसी को महीना लगता है। तो मैंने सोचा चलो अपने पे महीना भर में अच्छा हो ही जाएगा। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मगर मुझे इस पानी से निजात नहीं मिली। फिर क्या हुआ, मैंने सोच लिया पानी चालू रहे या बंद रहे, मुझे स्वस्थ रहना है, क्योंकि मैं मानता हूं मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा, और स्वस्थ रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। अभी पानी बंद हो या न हो, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैंने फिर क्या किया, जैसे घर में बैठा हूँ, उसी मान लिया कि मैं अभी घर में मेरे ऑफिस में ही बैठा हूँ, और मैंने हॉस्पिटल से मेरा काम शुरू किया। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मतलब क्या है कि मैं फोन पर ही ज्यादातर मेरा काम हो जाता है, सभी फाइनेंशियल प्लानर का काम फोन पर हो जाता है। तो मैंने मेरे क्लाइंट को फोन से कांटेक्ट करना शुरू किया, और मेरे व्यवसाय को मैंने आगे तपाते हुए जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, एक भी दिन में, एक शुरुआत के 1.5 महीने को छोड़ के एक भी दिन मेरा व्यवसाय बंद नहीं रहा। उस दौरान पानी निकलता गया, हर रोज रिपोर्ट निकलते गए, तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरा सीरम प्रोटीन बहुत कम हो रहा है। जो 3.5 तक होना चाहिए वो 3 के अंदर आ गया। इसका मतलब यह हुआ, डॉक्टरों ने कहा, सोचा कि अगर इसका प्रोटीन और भी कम हो गया तो इसका हार्ट कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि दिल को धड़कने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता है। तो फिर उन लोगों ने तय किया
कि इसको अभी ये ड्रेनेज, एक्सटर्नल ड्रेनेज के बजाय इंटरनल ड्रेनेज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जहां से पानी इकट्ठा हो रहा था वहां से उन्होंने एक इंटरनल ड्रेनेज लगाया और पेरिटोनियल कैविटी में वो उसको डाइवर्ट कर दिया। और पेरिटोनियल कैविटी आपको मालूम है, जैसे डायलिसिस का पानी ब्लड में जाके वापस यूरिन थ्रू निकल जाता है, उसी तरह मेरा ये पानी निकलना शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तय किया कि मुझे स्वस्थ होना है, इसीलिए कायनात भी मेरी मदद पे आई और उन्होंने इंटरनल ड्रेनेज की भले ही लंबे समय के बाद डॉक्टरों को प्रेरणा दी और मैं आज इंटरनल ड्रेनेज के जरिए स्वस्थ हूं। मैंने एक देखा हॉस्पिटल में कि बहुत सारे लोग तय नहीं करते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है। तो फिर उस वक्त मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द में दूसरे जो पेशेंट थे ना, वो सारे किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, सारे ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, मगर उसमें जयंतीलाल करके एक बहुत बढ़िया पेशेंट था। बहुत बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके जान में कोई जख्म हुई थी। उस जख्म को अच्छे करते करते कुछ जख्म इतना बड़ा हो गया कि जब मैं भर्ती हुआ था हॉस्पिटल में, जब मैं एडमिट हुआ, उस वक्त उनको 8 महीने हो चुके थे। सारा दिन तो इधर उधर के डॉक्टर के आने जाने में, दूसरे लोगों से बोलते में, उनकी जो पीड़ा थी वो उनको महसूस नहीं होती थी या तो कम होती थी। मगर जैसे ही रात हो गई, सब सोने की जब शुरुआत करते थे, उस वक्त उनकी पीड़ा इतनी बढ़ जाती थी, सारे रात चिल्लाते रहते थे, ना खुद सोते थे ना दूसरे को सोने देते थे। अभी मैंने देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा, मैंने कहा इनका कोई तो इलाज होगा। मैंने जाके पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये जो घाव है भर ही नहीं रहा है। मैंने देखा अभी इनको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से तय करना है कि मुझे अच्छा होना है, मगर ये बात उनके दिमाग में बैठा है कैसे। मैंने 3-4 दिन तक सोचा, फिर मुझे इधर उधर इर्द गिर्द देखने लगा, तो मैंने सोचा कि एक वहां पर जो वॉशरूम था ना, उस वॉशरूम में एक आईना था, बहुत बड़ा आईना था, मगर वो आईना इतना गंदा था कि उसमें वो आईना है वो किसी को पता ही नहीं था यहाँ पर आईना है, और कहीं कहीं दिख रहा था कि यहाँ पर आईना है। तो मैंने वहां मैंने बोला ये आईना ही अपने को मदद कर सकता है, कि जयंतीलाल को ये आईना ही ठीक कर सकता है। मैंने फिर जयंतीलाल को बोला कि जयंतीलाल, आपकी जो भी दिक्कत है ना, डॉक्टर ठीक करे ना करे, पर एक बंदा मेरे ध्यान में है, वो ठीक कर सकता है, और वही ठीक कर सकता है, उसके अतिरिक्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बोले हाँ ऐसा है? मैंने कहा हाँ है। बोले आप पहचानते हो उसको? मैंने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ। तो मुझे मुझसे परिचय करा दीजिए ना। मैंने कहा ये बंदा है ना, वो बार बार वॉशरूम में आता है, आप वॉशरूम में जाते रहो, हो सकता है आपको वो बंदा मिल जाए। तो बोले मैं उसको पहचानूंगा कैसे? आप पहचान लोगे, आप उसको आराम से पहचान लो कि यही बंदा है वो जो ठीक कर सकता है। वो 3-4 दिन तक वो वॉशरूम में जाते रहे, उस आदमी को ढूंढते रहे, और ढूंढते ढूंढते वो कुछ हाथ धोने के लिए गए, तो वहां उसने आईना देखा। आईने में सिर्फ उनकी एक आंख दिख रही थी। वो बाहर आने के बाद मुझे बोले वहां कोई दिखा नहीं, पर एक आईना है, उसमें सिर्फ मेरी आंख दिख रही थी। उनका बस उसी आंख को आपको अपनी जख्म पर केंद्रित करना है। तो बोले वो कैसे? मैंने कहा वो आईना जो है ना, हाँ, उसको पूरा साफ कर दो, ले लो गोस्पिस नर्स से और पूरा आईना साफ कर दो। बोले वो आईना इतना गंदा है, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं लगेगा? मैंने कहा वो जख्म से तो इन्फेक्शन अच्छा। हाँ बोले यार ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने गोस्पिस लिया और पूरा आईना इतना चकाचक कर दिया जैसे नया हो। फिर वापस वो उस बंदे को ढूंढने लगे, पर अभी वो आईना नया था तो बार बार देखने का मन कर रहा था। वो जयंतीलाल बार बार उस आईने को देखते रहे। तो बोले वहां तो कोई है नहीं। उनका आईने में कोई है तो वहां तो मैं ही दिख रहा हूँ। बोले तो वही तो बंदा है जो आपको ठीक कर सकता है। मतलब वो कैसे? मैंने कहा उस आईने के सामने खड़े रहो, वो सामने आईने में जो दिख रहा है, मुझे पता नहीं कौन दिख रहा है, आपको पता होगा कौन दिख रहा है, उसको बोलो मुझे ठीक कर दो। वो मेरी बात को समझ गए। अभी वो खुद को कैसे बोले कि ठीक कर दो, उस सचमुच में उस आईने को जाके बोलने लगे कि जयंतीलाल मुझे ठीक कर दो, जयंतीलाल मुझे ठीक कर दो, मेरा घाव ठीक कर दो। जो बंदा 10 महीने तक जिसके घाव हिल नहीं हो रहा था, 1 महीने में उसका घाव हिल हो गया और 1 महीने के अंदर वो छुट्टी लेके घर चले गए। मेरा कहना ये वास्तविकता मेरे साथ 2008 में घटा है। उस जयंतीलाल के संपर्क में मैं आज भी हूं। उस जयंतीलाल ने जब तय किया कि मुझे अच्छा होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे स्वस्थ रहना है, और 1 ही महीने में उनका 10 महीने पुराना बीमारी 1 महीने में जब चला जाता है, तो जब जयंतीलाल का जाता है तो हमारा नहीं जा सकता, यकीनन सबका जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ओवरबर्डन रहते हैं। ओवरबर्डन कैसे? अभी मुझे हमेशा कहीं ना कहीं से फोन आते रहते, कभी विदेश से भी आते हैं, कभी अपने देश में से भी आते हैं। कभी 3 दिन पहले एक बंदे ने मुझे फोन किया था। उसने मुझे पूछा कि
मैं ये खा रहा हूँ तो इसके बाद ये खा सकता हूँ, इसके बाद वो खा सकता हूँ। मैंने फिर उनको उनका रिपोर्ट पूछा तो बोले सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? तो बोले मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं। मैंने कहा जो मशीन बिठाया वो खाने के लिए बिठाया है, टेंशन लेने के लिए नहीं बिठाया है। तो मेरा कहना का ये है कि हमको स्वस्थ रहना है तो ओवर बर्डन नहीं रहना है, रिलैक्स रहना है। रिलैक्स कैसे रहते हैं? तो एक कुम्हार के पास दो जानवर थे। वो क्या करता था, उस जानवर के ऊपर वजन लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसका पेशा था। एक दिन किसी ने उसको दो चीजें दी। एक चीज थी नमक की बोरी थी और एक दूसरी बोरी में रुई भरी थी। अभी उसने ठीक बोला तो अभी ये दो 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 जानवर थे उनके पास, उसमें से एक ताकतवर था, एक थोड़ा सा कमजोर था। तो उन्होंने क्या किया कि जो नमक की बोरी थी, वो नमक की बोरी वो ताकतवर जानवर के ऊपर लाद दी, और जो रुई की बोरी थी वो कमजोर के ऊपर लाद दी। अभी वो जो ताकतवर था ना, वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बड़ा होशियार भी था। वो जाते जाते रास्ते में नदी आई, तो वो ताकतवर जानवर ने क्या किया, तो उसने देखा मेरे ऊपर तो नमक लदा है, मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, जबरदस्ती चल रहा हूँ, तो वो पानी में बैठ गया। पानी में बैठने के बाद वो बुरा रह गया, नमक सब पिघल गया और वो उसका भार, उसके ऊपर जो वजन था वो कम हो गया। अभी पीछे चलते चलते वो कमजोर ने भी दिखा यार इससे पानी में बैठ गया तो इसका वजन कम हो गया, तो मेरे ऊपर इतना वजन है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। वो अंदर बैठ गया और उस रुई में पानी भर गया, वो ज्यादा वजनदार हो गया। मतलब कहने का ये है कि रिलैक्स रहना है कि नहीं रहना है वो भी हमारे हाथ में है। हमें कब पानी में बैठना है, कब पानी के अंदर नहीं बैठना है, वो हमें तय करना होता है। बाकी हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बहुत सुहानी है। हम लोगों ने 22 साल नहीं, मेरे ट्रांसप्लांट सर्जन बोलते हैं कि तुम्हारी तो गोल्डन जुबली मुझे करनी है। मेरे ट्रांसप्लांट सर्जन सोच रहे हैं कि मेरी गोल्डन जुबली में वो हाजिर रहेंगे, तो हालांकि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मुझे पता नहीं है उस वक्त तो होंगे या नहीं होंगे, मगर उनकी मंशा जरूर है कि मेरे ट्रांसप्लांट की गोल्डन जुबली वो मनाएंगे। तो हम सबकी मंशा होती है कि हम ट्रांसप्लांट जुबली मनाएं। हम इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लेनी है पेंशन तो छोड़िए टेंशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। जी थैंक यू प्रसन्न कुमार जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र शेखावत जी। प्लीज आप भी थोड़ा बहुत लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने बारे में शॉर्ट में बताएं। इनको 30 साल से ऊपर हो गया ट्रांसप्लांट कराए हुए। वीरेंद्र शेखावत जी प्लीज। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट कराया 30 साल हो गए। अच्छा, ये अभी अभी जो बता रहे थे कि हाँ साहब ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो तो इतनी तो बात हमने जानी नहीं ना हमारे साथ बीती। तो ऊपर वाले की कृपा से अब तक हम बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और हमारे को कोई ऐसी दिक्कत आई भी नहीं। अब यही है कि मन में आपको विश्वास है कि मेरे को स्वस्थ रहना है, वो जरूर होना चाहिए आदमी को। बाकी सब ठीक है। बाकी आप 10 साल तक तो कम से कम पूरा ख्याल रखो। 10 साल बाद में थोड़ा बहुत आप थोड़ा लापरवाह हो सकते हो, लेकिन लापरवाही करनी नहीं चाहिए क्योंकि किडनी दूसरे की है। तो उसमें जितनी आप कर सकते हो ना उतनी करो। बाकी ज्यादा वो मेरे से तो वो बोला भी नहीं जाता, ज्यादा मेरे को आता भी नहीं है बोलना। और बताएं साहब जी, और क्या को कोई किसी को पूछना हो तो पूछ ले मेरे से। नहीं ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन का बाद में करेंगे। शेखावत जी बहुत बहुत हाँ धन्यवाद आपका। एक बार अब मैं हाँ हमारी सोसाइटी के मेंबर डॉक्टर इनाम खान, जिनको किडनी हाँ ट्रांसप्लांट कराए हुए 7 साल से ऊपर हो गया और वो अब खुद डॉक्टर भी हैं, वो शॉर्ट में अपने बारे में इंट्रो देंगे और उसके बाद में फिर लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे मेडिसिन का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए। वीरेंद्र जी प्लीज आप अपना अभी अपना म्यूट कर लें और डॉक्टर इनाम खान प्लीज आप अपना इंट्रो दें और प्लीज लोगों को थोड़ा बताएं। डॉक्टर इनाम सर, अनम्यूट नहीं हुआ। हर्ष एक बार देखें, डॉक्टर इनाम खान अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हर्ष आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। डॉक्टर इनाम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। नहीं
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपके फोन में। सर बिल्कुल साइड में लेफ्ट में देखें, वो अनम्यूट हो रखा है, उस पर टिक कर दे, म्यूट। अब ठीक हो गया? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है। मेरे को 94 के अंदर लीबिया से अपॉइंटमेंट आया, तो उससे पहले मालूम नहीं था कि मैं सीकेडी का पेशेंट हूँ। मैं अपने रूटीन काम करता था और फुल एनर्जी से काम करता था, कोई थकावट नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह एवरीथिंग वाज नॉर्मल। जब लीबिया से मैंने अप्लाई किया, मेरे को जाना था वहां, तो मेरे रूटीन इन्वेस्टिगेशन हुए, तो जो मेरा लेबोरेटरी टेक्नीशियन था वो 3 दफा मेरा यूरिन लेके गया। मैंने कहा भाई तू 3 बजे क्यों ले गया? वह साहब आपकी रिपोर्ट गलत आ रही है, तो प्रोटीन 4+ आ रहा है, 3+ आ रहा है। मैंने कहा यार इसे कैसे हो सकता है, मैं तो फिट हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे को नींद भी सही आती है, तो आई वॉज एब्सोल्यूट नॉर्मल। तो उस जब आदमी ठीक होता है तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराता है, क्योंकि क्यों करा है? क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र 40 के आसपास थी, इसलिए भी कोई बनता नहीं था। मगर वो मेरा अपॉइंटमेंट के चक्कर में मैंने रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराए, और वो उस दिन मेरे को मालूम पड़ा। फिर मैं यहाँ पर डॉक्टर पारिक से कंसल्ट किया और मेरे को मालूम पड़ा मैं सीकेडी का मरीज हो चुका हूँ। इट वॉज वेरी अर्ली, मगर उससे मेरे को एक फायदा हुआ कि मैं अर्ली डायग्नोसिस हो गया, अर्ली डिटेक्शन हो गया। और अर्ली डिटेक्शन की वजह से ये हुआ कि मैंने 20 साल निकाल दिए बिना ट्रांसप्लांट के, बिना डायलिसिस के। तो ये खैर तकदीर की बात है, क्योंकि कई दफा 90% कितनी डैमेज होने के बाद मरीज को मालूम पड़ता है। तो समहाउ मुझे मालूम पड़ गया, और क्योंकि आप सभी आप सीकेडी के मरीज हैं, आपको सबको हेलो अभी थोड़ी देर में हेलो, तो वो तो ये फिर मैं 2023 के अंदर 2013 में वेदांता में डॉक्टर विजय खेर से मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, और उसके बाद से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ऑपरेशन करता हूँ, मैं ओपीडी चलाता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। मेरा ओन एक्सपीरियंस जो है आप लोगों से बस यही है, मैं जिंदगी के अंदर 2 बहुत बड़ी बीमारियों से मैं जूझा हूँ। इससे पहले मेरे को हेपेटाइटिस बी हुआ था 1991 में, एक मरीज से लग गया था मुझे, और मेरा बिलिरुबिन 30 तक पहुंच गया था। और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, सबने कहते गॉड ब्लेस यू, बस आपको भगवान ही भेजा सकता है। मगर मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि चल यार तू हॉस्पिटल में भर्ती हो। मैं उनसे गाली बक के कहता था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो जॉब हो गया। उनको लगता था किसी भी रात को ये हेपेटिक कोमा में जा सकता है, मगर मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं जिंदा रहूंगा। तो वो आपका ये दृढ़ निश्चय और ये विल पावर हर बीमारी से ओवरकम हो सकती है। तो उसके बाद में मेरे को ये हुआ, तो ये होने के बाद भी ऊपर वाले करम है, मेरी विल पावर इतनी है, मैं कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं। फिर 2014 में वेदांता में मेरा क्रिएटिनिन बढ़ के 2 होने लगा। वैक्सीन मैंने होने कभी 1.6 कभी 2, तो वो विजय खेर ने मुझे एडवाइस किया कि आप बायोप्सी करा लें। और बायोप्सी के बाद क्या हुआ कि इट वाज बैड लक फॉर मी। किडनी ट्रांसप्लांट तो मेरा बिल्कुल इवेंटलेस हुआ, जिसके अंदर कोई तकलीफ नहीं हुई, और मैं नॉर्मली जिस तरह से कोई छोटा मोटा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, इस तरह से मैं आराम से अपने घर आया 2-3 दिन के अंदर ही। मैं आईसीयू में भी हार्डली 2 दिन रहा, और बेड पे ही मैंने फ्रेश नहीं हुआ। मैं सेकंड डे सुबह मतलब टॉयलेट गया। तो किडनी ट्रांसप्लांट वाज एक्सीलेंट फॉर मी। फिर 1 साल बाद जो मैंने बायोप्सी कराई, बायोप्सी में मेरा कॉम्प्लिकेशन हो गया और वो एवी फिस्टुला बन गया, और उससे मेरा इट वाज बैड एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा। और मैं वहाँ वेदांता में जहाँ ट्रांसप्लांट में 7 दिन भर्ती रहा, मैं बायोप्सी के चक्कर के एक छोटे प्रोसीजर के लिए 15 दिन भर्ती रहा, और फिर मैं जयपुर के एपेक्स हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंच गया, और आई वाज फाइट फॉर लाइफ एंड डेथ। तो उसके बाद खैर बहरहाल में बच गया। तो कंक्लूड ये है, समरी ये है कि आप सभी जानते हैं
कि इस कोरोना काल में भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप कीप पॉजिटिव थॉट्स। बाकी डाइट के बारे में हर जानते हैं, आपको डॉक्टर जितने भी ट्रांसप्लांट वाले हैं वो अपनी केयर जानते हैं। बस आपसे ये है कि कीप मोरल हाई, कीप पॉजिटिव थॉट्स, अपना काम करते रहो, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर जो एडवाइस करता है कई दफा उसको मालूम नहीं होता कि आपकी बॉडी की क्षमता कैसी। जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं साहब 4 किलोमीटर आपको चलना है, 3 किलोमीटर चलना है, इट्स ओके। इफ आपकी बॉडी परमिट नहीं करती तो नहीं जाने का। ये नहीं है कि आप हाँफ रहे हो, ये हो रहे हो, मगर नहीं करने का। आपकी बॉडी की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन द लाइफ। आप अपनी बॉडी की आवाज सुनना सीखो, वो जो कहती है उसको मानो। वो कहती है रुक जाओ, उस दिन रुक जाना है। ये नहीं है, मैं आपको सेवरल एग्जांपल देता हूँ। एक गोल मत रखो हेल्थ के अंदर, गोल कि साहब फला दिन तक मैं 4 किलोमीटर दौड़ लूंगा, मैं 3 किलोमीटर दौड़ लूंगा। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कोशिश कर सकते हो, अच्छे रहो, दिन भर अपने को बिजी रखो, अपना काम धंधा करो, फैमिली के अंदर एंजॉय करो, अपनी मैरिटल लाइफ को हैप्पी रखो। ये सब बड़ी चीज है। आप सेम टाइम आप अपने दिमाग को रखो कि मैं नॉर्मल पर्सन। एट द सेम टाइम आप सोचो कि मैं ट्रांसप्लांट। ये आपको दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि ट्रांसप्लांट वाला आदमी हूँ और नॉर्मल नहीं हो तो भी खराब है। अगर आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ट्रांसप्लांट का ध्यान रखो, ये भी। तो इसलिए आपको एक ऐसा पैरामीटर चेक करना है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और ट्रांसप्लांट पर्सन हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपको लाइफ के पूरे आपको घूमना है, फिरना है, लाइफ एंजॉय करना है, हर काम करना है जो आपकी बॉडी परमिट करती है। किसी चीज के लिए आपको कोई ऐतराज नहीं है। अगर आपका केमिस्ट्री क्रिएटिनिन वगैरह विद नॉर्मल लिमिट है, यू कैन ईट एवरीथिंग। आप सब कुछ खा सकते हो। आप अगर मटन अगर 10 दिन में नहीं खाते तो 1 दिन खा लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जो भी रेस्ट्रिक्टेड चीज है, ऐसा नहीं एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन किसी चीज का नहीं। जो चीज बहुत ज्यादा अवॉइडेबल है वो कभी दिल करता है, यू कैन ईट, नो प्रॉब्लम। इट इज माई एक्सपीरियंस। कई दफा अपन दालों के लिए मना करते हैं तो वो कभी कभी खाने का, चने का दाल खाने का, कभी कभी एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन जो करते हैं वो टूट जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो डाइट में, लाइफ में कभी भी आपको क्या है कि एब्सोल्यूट स्ट्रिक्टनेस लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है लाइफ, परहेज में भी, हर चीज में। तो वो आपको बहुत फायदा है। यही आज का मेरा आपको एक मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। आई एम कीप गोइंग माई वर्क। मैं आज तक कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। आई रिड्यूस माई वर्क, आई वर्किंग। मैं सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेरा काम करता हूँ। आई एम ऑपरेटिंग, प्लास्टर लगाता हूँ, ड्रेसिंग करता हूँ, ओपीडी करता हूँ, वट एवर आई। ट्रांसप्लांट बाद के बाद भी मैंने 2 महीने बाद ही मैंने अपना काम चालू कर दिया। मैं इन्फेक्टेड पेशेंट को भी देखता हूँ, मैं मवाद भी निकालता हूँ, सब काम करता हूँ विद प्रिकॉशन। वही मैंने बोला आपको काम सारे करने क्योंकि हम डॉक्टर हैं। हम डॉक्टर होने की वजह से मैं अपने आप में ट्रांसप्लांट में और मैं एक रिस्क फैक्टर भी है। मेरे पास हर तरह के मरीज आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, कुछ बुखार वाले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम, आपका शुक्रिया। अब हमारे साथ में एक और फाइटर जुड़े हुए हैं आज हमारी मीटिंग में। ओके, इफ यू नीड ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारे साथ में एक और किडनी फाइटर जुड़े हुए हैं हमारे इस मीटिंग में, विप्लव शाह, जिनको भी 20 साल से ऊपर हो गया ट्रांसप्लांट कराए हुए। तो चाहूंगा 10 मिनट वो भी प्लीज कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें हम लोगों के साथ में। जी विप्लव शाह प्लीज। मैं गुजरात से हूं। मेरा 20 साल सुनाई देता है? ओके। मैं 20 साल पहले मुलजीभाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था, जैसे हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने भी उधर ही करवाया था। वीरेंद्र सिंह जी मेरा किडनी का सफर जो है वो बहुत लंबा है। 2000 जनवरी में मैं मुलजीभाई पटेल में एडमिट हुआ था और मेरा अनरिलेटेड ऑपरेशन था। मेरा कोई घर में किडनी देने वाला नहीं था, इसलिए बाहर की किडनी मेरे को लेनी थी।
मेरा 9 डोनर फेल हुआ था और 10वां डोनर पास हुआ था। मैं मुलजीभाई पटेल न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में 9 महीना रहा था। मेरा जुलाई 2000 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। 9 महीने के बाद 9 डोनर फेल होने के बाद, और आज मैं अच्छी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आज 20 साल पूरा हो गए हैं। ऑपरेशन होने के बाद 10 साल के बाद मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। 21 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रखा था, वो भी मेरे को अच्छा करके भेजा था। आज मेरे को करीबन 1 महीने पहले कोरोना भी हो चुका है, और कोरोना में से भी मैं बाहर निकल आया हूं और आज एकदम स्वस्थ हूं। और आज भी मेरा जो क्रिएटाइन रहता है वो 0.9 है। मेरा हीमोग्लोबिन भी 15% है, और मैं अच्छी तरह से स्वस्थ जिंदगी जी रहा हूं। कोई तकलीफ नहीं है। सुबह से शाम तक मैं काम भी कर रहा हूं, और मेरे को आज बहुत खुशी है कि आप जैसे दूसरे पेशेंट भी मिले मेरे को। प्रसन्न भाई के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन वीरेंद्र सिंह का मैंने सुना, मेरे को बहुत आनंद हुआ कि आप 30 साल से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमको भी जीने का एक बड़ मिला है। वीरेंद्र सिंह जी, कभी भी टाइम मिले तो मेरे को रिंग करना, नहीं तो आप आपका नंबर मेरे को भेजना, कि ताकि आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। वीरेंद्र सिंह जी, कोई नहीं, वीरेंद्र सिंह जी को हम बता देंगे आपके बारे में, वो आपसे बात करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। जी ओके, जी बस जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अब हम आपको एक और हमारे वॉरियर हैं हाँ। जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जुगल किशोर जायसवाल जी। हाँ उनको भी कोरोना हो गया था, बट हाँ। वो भी जंग लड़कर आए हैं और अब बिल्कुल स्वस्थ हैं पूर्णतः। और हमारे साथ किडनी पेशेंट को अगर कोरोना होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। जी सर, थैंक यू सर विप्लव सर। मेरे सर साथ थैंक डॉक्टर यू। भी एक है, उनको भी पता ही है सब। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जी जी डॉक्टर जी साहब सर, खुद थैंक है। यू। अब एक बार, हाँ प्लीज प्लीज, आप अब एक बार म्यूट करें प्लीज अपना माइक। यस यस। जुगल किशोर जी, आप का स्वागत है, और आप कोरोना से जंग जीतकर लड़कर आए हैं और वापस हम लोगों के साथ में हैं। मैं चाहूंगा प्लीज 2 मिनट आप बोलें कुछ हम लोगों के लिए। जुगल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरा है। तो सबको नमस्कार। आवाज जी, आ रही है? आ रही है, बोलें। हेलो हाँ आ रही है जुगल जी, हेलो आ रही है, बता। जुगल जी आ रही है आवाज। हेलो जुगल जी आपकी आवाज आ हेलो रही है। आ रही है? आ रही है। हम दोनों वॉरियर आ रही है मेरी आवाज? यस हेलो यस 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 यस, आ रही है, आ रही है। हाँ, सबको नमस्कार मेरा। जी मेरे पास नहीं है अमित जी। जी जुगल जी, हम लोगों को आपकी आवाज आ रही है अच्छे जुगल से, जी आप को बोलें। अपनी आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ हो सकता है, बट हमें आपकी हाँ, आवाज अब आ आ रही है, गई आप आवाज। बोलें। जी हाँ, बोलें मेरा तो बोलें। सबसे यही कहना है कि जितने मेरे को आप लोगों ने सपोर्ट करा, 1 महीने 2 दिन रहा, ताराचंद जी भाई साहब ने, हर्षवर्धन जी ने, अमित जी ने, कि मेरे को तो सब कि भाई साहब जैसे आईबी खान जी बोले, हिम्मत रखना। हिम्मत जितनी रखी है उतना ही मेरे को फायदा मिला। नहीं तो हॉस्पिटल भी एक बार जवाब दे चुका था वेंटिलेटर पे लेने के बाद, मतलब अब आप घर चल जाओ, नहीं होंगे सही। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही सबके सहयोग से। मैं ये कहना चाहूंगा कि सब अपनी बोल रहे हैं, आईबी खान को बिल्कुल सही है कि अपना हौसला, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हौसला ना पड़ा मेरे को, और बाकी जितना सकता है वो आपको होती है कोरोना में, कि अपन इसको इजी वे समझते जाता, लेकिन इतना इजी वे नहीं है। टिपिकल वजन ही 70 का 38 किलो रह गया था, वेट लॉस हो गया था इसमें। जी, बाकी तो बट बस हमें बहुत खुशी है कि आप हम लोगों के बीच योग में हैं, जो वापिस स्वस्थ हैं। स्वस्थ, जी अब तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई जी जी दिक्कत जी नहीं, जी रिलीफ मिल रहा, आराम मिल रहा है अभी। जी। अब मैं चाहूंगा कि हेलो किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, किसी से पूछना चाह रहा है, तो प्लीज वो अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। हेलो, जी जी बोले। मैं अजय बोल रहा हूँ रोहतक हरियाणा से। मैं ये जी अजय पूछना जी। चाहूंगा, अभी मुझे FSGS CKD स्टेज 3 है,
तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे मैं भी लॉन्ग टर्म तक अपने इसको खींच पाऊँ, इस बीमारी को? वीरेंद्र जी, प्रसन्न कुमार जी और डॉक्टर राम खान, प्लीज कोई इनको कुछ बताना चाहेगा, कुछ सलाह देना चाहेगा आप में से? प्रसन्न कुमार जी, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? जी हाँ, सुन रहा हूँ। जी, एक बार अजय जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप प्लीज उनको बताएंगे। हाँ, अजय जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने मेरे पहले कहा था कि मानसिक संतुलन बनाए रखना है। कुछ भी हो जाए, संतुलन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। क्या है कि अगर मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है तो हम किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं, किसी भी निर्णय लेने में हमें बाधा आती है। तो अगर कोई निर्णय करना है तो इसके लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना ये बहुत आवश्यक है। और मेरी यही कहना है कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या किस तरह से करना चाहिए, वो सारा आपको बताते ही है डॉक्टर। डॉक्टर की दवाई का असर तभी होता है जब आपका मानसिक संतुलन सही हो। और मैंने जैसे कहा कि आपको तय करना है कि आपको कितने दिन में अच्छा होना है, वो भी आपको तय करना पड़ेगा। मेरा एक 2016 का एक वाक्य बताता हूँ। 2016 में इसी महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में कितना लगा था मुझे, बटन होता है ना अपना शर्ट का, जी सर। इतनी ही जख्म थी और 5 घंटे तक मेरा खून बहना बंद नहीं हुआ था। अभी ये तो कोई बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट हो गया और लग गया पैर में, और बटन जितनी ही जख्म थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा लग गया था, मगर उसमें ज्यादा खून बहने की वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, तब मुझे उस वहां के डॉक्टर ने बोला आपको 15 से 20 दिन रहना पड़ेगा, तब जाके आपको इससे छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, आप 15-20 दिन कहते हो, पर आज सोमवार है, आप अगले शुक्रवार तक मुझे छुट्टी दे दोगे? बोले दे ही नहीं सकते, आपकी परिस्थिति इतनी खराब है कि आपको छुट्टी दे ही नहीं सकते आप अगले शुक्रवार तक। मैंने कहा मैं छुट्टी नहीं मांगूंगा, आप अपने खुद से ही बोलोगे कि आपको अभी कल से रिहा कर रहे हैं हम लोग। लिटरली गुरुवार को शाम को उस डॉक्टर ने डिस्चार्ज का लिख दिया, शुक्रवार को मैं घर पर आ गया। ये 2016 का वाक्य है। जो दुर्घटना थी, दुर्घटना की वजह से मैं भर्ती हुआ था। मतलब किसी भी स्टेज पर हो, आप सीकेडी हो या ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या डोनर हो या और किसी भी बीमारी से पीड़ित हो या किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हो, आपको क्या करना है वो आपको पहले से तय करना पड़ेगा, तभी आप उस गंतव्य स्थान पर जा पाओगे। जैसे मुझे जयपुर आना है तो मुझे पहले तय करना पड़ेगा कि मुझे जयपुर जाना है। उसके बाद में मुझे तय करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से जाना है, मतलब ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, बाइक पर जाना है, कार में जाना है या चल के जाना है। अभी एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे जाना है, किस तरह से जाना है, कितने समय में जाना है, कितने समय में जाना है, उसके ऊपर से मेरा व्हीकल तय होगा। तब जाके मैं उतने समय में मैं पहुंच पाऊंगा। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि हमें तय करना है कि हमें कितने समय में और क्या करना है। जी थैंक यू प्रसन्न जी। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? हेलो, हाँ, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हेलो। जी जी हाँ जी, सर, मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा बोल रहा हूँ सर, झालावाड़ से, राजस्थान से। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए, 10 साल हो गए मुझे ट्रांसप्लांट करवाए, और 10 साल के उपलक्ष्य में ही मैं जो अम्बू गया था माता जी के यहाँ पर, तो मैंने एक वो पहाड़ जो है पूरा ऊंचाई पे पहाड़ चढ़ा था। उसके बाद से मेरा क्रेटिनिन 1.4 हो गया। तो क्या ये मतलब पहाड़ चढ़ने से ऐसा कुछ अंतर आता है, या फिर इसे ज्यादा चलने से कोई क्रेटिनिन में कोई इफेक्ट आता है, या फिर कोई? मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा है कि 10 साल के बाद हो सकता है थोड़ा वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो क्या इफेक्ट हुआ, मतलब ऐसा कुछ? सर मेरा अनुभव यदि बताऊं तो पहाड़ चढ़ने से क्रेटिनिन का कोई लिंक नहीं है, यदि मैं मेरे अनुभव की बात करूं तो। बाकी का कोई और अच्छे से आप इस बारे में बता पाए तो प्लीज बताएं। डॉक्टर साहब मैं आपको कोई इनका जवाब देना चाहूँ? डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा जी जी बताएं कि हम जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेते हैं, चाहे वो साइक्लोस्पोरिन हो या टेक्रोलिमस हो या और कोई भी दवाई हो, एजोरान हो, अभी ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है ना, ये खुद एक जहर है। और ज्यादातर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग एजोरान को छोड़ के वो सारे नेफ्रोटॉक्सिक है, मतलब ये किडनी को बचाते भी है और किडनी को बिगाड़ते भी है।
आपके केस में मेरा अनुमान है ऐसा हुआ होगा कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपके इसमें बढ़ी है और उसकी जगह किडनी का फंक्शनिंग पुअर होना शुरू हुआ है। देखिए मैं और एक देख ये 22 सालों में मैंने और एक देखा, जब भी हमारा ट्रांसप्लांट होता है तब जो इनिशियली जो डोज सेट किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का, वो जितना चैलेंजिंग पेशेंट के लिए है उस ड्रग को पचा पाना, उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है डॉक्टर को कि इनको कितना डोज दिया जाए, क्योंकि उसका कोई थंब रूल नहीं है कि किस पेशेंट को कितना दिया जाए। जैसे साइक्लोस्पोरिन की बात करूं तो साइक्लोस्पोरिन हमारा जो वजन होता है उसके अनुपात में होता है। जैसे इनिशियली मुझे दिया गया ट्रांसप्लांट के पहले ही दिन, तो मुझे 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया गया था। मतलब ये हुआ कि 10 मिलीग्राम एक दिन में अगर मुझे 1 किलो के लिए लेना है तो मेरा वजन उस पर मान लो 40 किलो था, तो 40 किलो के हिसाब से मुझे 400 mg दिन भर में लेना है। जब 400 mg लेना है तो 200 mg सुबह, 200 mg शाम को। तो जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे वो डोज कम होता जाता है। आज मेरा 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट मेरा ये डोज है। अगर ये डोज में बढ़ाता हूँ 2 मिलीग्राम केजी की बदले मान लो मैं 4 मिलीग्राम अगर मेरा डोज है, तो सीधी सीधी बात है कि वो साइक्लोस्पोरिन मेरी किडनी को डैमेज करेगा। उसी तरह एजोरन का भी है। एजोरन किडनी के लिए सबसे अच्छी दवाई है, मगर उसकी एक साइड इफेक्ट है वो WBC कम करती है और डायबिटीज कभी भी किसी पेशेंट को गिफ्ट में दे सकते हैं। मतलब यही है कि आप जो भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ले रही है उसको बैलेंसिंग करने की मेरे हिसाब से आपको जरूरत है। ठीक है सर। ये ओके पहाड़ प्रशांत जी। नहीं हुआ है, ये जी, मैं thank you. छाती ठोक के कह सकता हूं। जी सर, एक बार ये मैं इनको नाम नहीं है ECB7C सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करें अपना, आप पूछे। नहीं सर, अनम्यूट करें प्लीज पहले अपना माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, नहीं वापस से म्यूट हो गया है। हाँ, दिनेश मारू बोल रहा हूँ वलसाड़ से। जी नहीं, मेरा सवाल है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से पेशेंटों को प्रोटीन की समस्या था। मुझे भी करीब 10 साल हो गए ट्रांसप्लांट को, लेकिन 1 साल के बाद ही प्रोटीन चालू हुआ था और दवाई ले रहा हूँ उसकी टेल्मा 40 करके। जब भी वो बंद करता हूँ तो प्रोटीन चालू होता है और चालू रखता हूँ तो प्रोटीन बंद रहता है, लेकिन उसकी वजह से क्रिएटिनिन ज्यादा रहता है 1.657 के आजू बाजू। तो उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है कि ये दवा बंद हो जाए और प्रोटीन भी बंद हो जाए, ऐसा कुछ? सर, परमानेंट सॉल्यूशन तो डॉक्टर ही दे सकते हैं। नहीं, उन्होंने भी यही बोला है कि प्रोटीन रहेगा, ये दवाई लो, और क्रिएटिनिन ज्यादा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल रहे बाकी हो। का थोड़ा बहुत जो लोगों को अनुभव है वो अपना अनुभव शेयर करके बता सकते हैं कि आप ये कर लें, बट परमानेंट सॉल्यूशन तो नेफ्रोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। प्रशांत जी शॉर्ट मैं 9 साल से करीबन ये मेरा प्रोटीन आ रहा है। मैं बहुत बार ट्राई किया कि दवाई बंद करे तो फिर से वो क्रिएटिनिन वो बंद बढ़ जाता है, दवाई की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और जो नहीं लूं तो फिर वो प्रोटीन चालू हो जाएगा। प्रसन्न जी कुछ बोलना चाहेंगे, बट शॉर्ट में बोले प्लीज। प्रसन्न जी कुछ बताना चाहेंगे आप इनको? दिनेश भाई, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, जब कोई कपड़ा फटता है हाँ, तो उसे हम जोड़ते हैं, सांधा लगाते हैं उसमें, और वो फटा है वो हमेशा के लिए सबको दिखता है। वो कपड़ा जुड़ जरूर जाता है, वो अपना काम जरूर करता है, पर फटा हुआ है वो हमेशा हर एक को दिखेगा। और यही बात स्वीकार करके आपको आगे चलना पड़ेगा कि आपके साथ यही होना है और आपको इसी तरह से आगे चलना है। थैंक यू प्रसन्न जी। और कोई किसी का क्वेश्चन तो प्लीज पूछें, अदरवाइज मैं लास्ट में थैंक्स नोट पे ताराचंद जी को इनवाइट करूंगा कि वो सभी लोगों को एक बार थैंक यू बोले, और सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के साथ में जुड़े। ताराचंद जी। अशोक जी हमारे साथ में, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। अशोक शर्मा जी हमारी सोसाइटी के मेंबर जो कि बैंक से रिटायर्ड हैं और उनको भी काफी एक्सपीरियंस है। अशोक जी कुछ बोल। मैं केवल शॉर्ट में इतना कहना चाहूंगा कि मेरा 2013 में ट्रांसप्लांट हुआ था, 2014 में मेरे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई थी, 2016 में मैंने हर्निया का ऑपरेशन कराया था। तो मैंने डॉक्टर गुम्बर जी को कहा था कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, हर साल मतलब एक तरह से जैसे कोई एनुअल कोई फिक्स हो गया हो और ये प्रॉब्लम होती जा रही है। तो डॉक्टर गुम्बर जी ने मुझे एक शब्द कहा था कि शर्मा जी आप भगवान को धन्यवाद दो, आप इतनी मुसीबत से निकल के निकल रहे हो।
बस ये सबसे बढ़िया है। और इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि अपन ये प्रॉब्लम के साथ में निकल रहे हैं, इसलिए भगवान को धन्यवाद दो, बस वो सबसे बड़ा है और सबका इलाज करेगा। बस ये सबसे को मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ताराचंद जी, सर आपको आवाज आ रही है ना? तारा जी, जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। जी तो नमस्कार, ताराचंद बोल रहा हूँ। ये वेबिनार की श्रृंखला का तीसरा पार्ट आज हमारा किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी राजस्थान जयपुर की तरफ से। इसमें भाग लेने वाले सारे सक्रिय पदाधिकारियों को, सहयोग करने वाले सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार, और भाग लेने वाले सभी सदस्यों को शुक्रिया। आगे भी वेबिनार होती रहेगी, लेकिन इसमें सक्रिय रूप से भाग ले। आज जैसे मैं देख रहा हूँ, किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी राजस्थान जयपुर के सदस्य कम हैं, बाहर के सदस्य ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो मैं साथियों से निवेदन करता हूँ, किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी राजस्थान के साथियों से निवेदन करता हूँ। जी, कोशिश करेंगे हम लोगों को जोड़ने की और लोगों को, ताकि सबको इसमें लाभ मिले, लोगों के अनुभव पता लगे, ताकि वो भी अपनी किडनी लॉन्ग लास्टिंग चला सके। जी ताराचंद जी, आपकी आवाज गई। हर्षवर्धन। हेलो। हाँ हर्ष, तो क्या हमें अब समाप्त करना चाहिए हमारी मीटिंग को? हाँ, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। जी, थैंक यू सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। आगे भी ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी, आप जुड़े। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, जी 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 जी, थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो।